21 मई की सुबह बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में मौजूद चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे नीले रंग का एक ट्रॉली बैग लवारिस हालत में पड़ा था। इस रेलवे के ऊपर मेन रेलवे लाइन है और वहां से बेंगलुरु तक आने जाने वाली तमाम ट्रेनें गुजरती है। सुबह का वक्त था, तभी कूड़ा बीनने वाला एक शख्स की नजर इस बैग पर पड़ती है, इस लालच में कि बैग के अंदर कोई कीमती सामान होगा। कूड़ा बीनने वाला बैग खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बैग उससे खुलता नहीं है। तब वो बैग के ऊपरी सिरे के एक हिस्से को किसी नुकीली चीजों से काट देता है। अब जैसे ही बैग के अंदर उसकी नजर पड़ती है तो चीखता हुआ वहां से भाग जाता है। नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी, आप देख रहे हैं द रॉ। दरअसल उस बैग के अंदर एक लड़की की ठूसी हुई लाश थी। उस बैग का ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे लाश की शिनाख्त की जा सके। हालांकि बैग में ठूसी गई लड़की की लाश का चेहरा बिल्कुल साफ था। थोड़ी देर के बाद बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन को एक फोन आता है और फोन करने वाला चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे लवारिस पड़े इस बैग और बैग में रखी एक लड़की की लाश की जानकारी देता है। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर थी। बैग और लाश दोनों की तलाश ली जा रही थी, लेकिन पुलिस को मायूसी हाथ लगती है। बैग के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे लड़की की शिनाख्त हो पाती। बस शुक्र इतना था कि लाश का चेहरा सही सलामत था। पुलिस लाश को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिस तरह से रेलवे ब्रिज के नीचे ये बैग और बैग के अंदर से लाश बरामद हुई थी, उसे देखते हुए पहली नजर में पुलिस को यही लग रहा था कि कातिल ने किसी चलती ट्रेन से इस बैग को यहाँ फेंका है। पहले चश्मदीद यानी कूड़ा बीनने वालों से पूछताछ के बाद अब बेंगलुरु पुलिस इस जांच में जुट जाती है कि अंदाजन जिस वक्त ये बैग इस रेलवे ब्रिज के नीचे फेंका गया तब क्या वक्त हुआ होगा और कौन सी ट्रेन उस वक्त यहाँ से गुजरी होगी। लेकिन बेंगलुरु पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। यहाँ तक कि बैग से बरामद लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाती है। हालांकि तब तक मीडिया और सोशल मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि बैग के ऊपरी फटे हुए हिस्सों से लड़की का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। यही चेहरा सोशल मीडिया पर कई जगह इस बैग के साथ दिखाया जाने लगा। बेंगलुरु से लगभग 2400 किलोमीटर दूर बिहार नवादा जिले के हिसुआ गांव नवादा के इस हिसुआ गांव से 15 मई को 17 साल की एक लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। घर वाले उसे हर तरफ ढूंढते हैं पर लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर लड़की के पिता हिसुआ थाने में बेटी की किडनैपिंग की शिकायत दर्ज करा देते हैं। पुलिस शिकायत तो दर्ज कर लेती है, लेकिन निर्मल दास की बेटी का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान अचानक 23 मई को सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के लाश वाली बैग की कहानी और तस्वीर दिखाई जाने लगती है। इत्तेफाक से बेंगलुरु में बैग से मिली लड़की की लाश की खबर और तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए हिसुआ पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस जब बैग से झांकती लड़की की लाश के चेहरे को देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये उसी लड़की की लाश हो सकती है जो 15 मई से हिसुआ से गायब है। बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन से ये कंफर्म होते ही बैग से बरामद लाश निर्मल दास की बेटी की है। फौरन हिसुआ पुलिस की एक टीम बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। वहां लड़की के पिता अपनी बेटी की लाश की शिनाख्त कर लेते हैं और इस तरह 21 मई को बेंगलुरु के चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे मिले ट्रॉली बैग और उस बैग से मिले लड़की की शिनाख्त पूरी हो जाती है। पर कहानी अभी भी अधूरी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़की का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को बैग में ठूसा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को गला घोट कर मारा गया था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। लड़की के सीने पर बैठकर उसका गला घोटा गया था। अब दो सवाल थे। सवाल नंबर 1 कि लड़की का कातिल कौन है। सवाल नंबर 2 कि बिहार के नवादा के हिसुआ गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की गांव से 2400 किलोमीटर दूर बेंगलुरु कैसे पहुंच गई। केस बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज था, तो लिहाजा केस बेंगलुरु पुलिस का ही था। लेकिन दूसरी तरफ लड़की की किडनैपिंग का केस बेंगलुरु से दूर नवादा के हिसुआ थाने में दर्ज हुआ था। लिहाजा ये दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे की मदद से
केस को सुलझाने का फैसला किया। लड़की के पिता निर्मल दास ने अपनी शिकायत में ये अंदेशा जताया था कि उनकी बेटी का किडनैपिंग हुआ है और किडनैप करने वाले का नाम आशिक कुमार है। आशिक कुमार हिसुआ के बराबर वाले गांव में रहने वाला है और शादीशुदा आशिक की पत्नी और बच्चे यही नवादा में रहते हैं, जबकि वो खुद बेंगलुरु में नौकरी करता है। पुलिस में रिपोर्ट लिखने के बाद लड़की के पिता निर्मल दास आशिक कुमार के घर पर भी गए थे। चूंकि किडनैपिंग की रिपोर्ट नामजद थी, लिहाजा हिसुआ पुलिस ने सबसे पहले आशिक कुमार के गांव में दबिश दी। इत्तेफाक से आशिक कुमार गांव में ही मिल गया। उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ खत्म होते ही अब आशिक कुमार के साथ साथ कुल 7 लोग हिसुआ पुलिस की हिरासत में थे। इसमें आशिक के दोस्तों के अलावा बेंगलुरु में रहने वाले उसके फूफा फूफी भी शामिल थे। अब तक बेंगलुरु पुलिस भी नवादा पहुंच चुकी थी। चूंकि केस बेंगलुरु पुलिस का था, लिहाजा सभी आरोपी को नवादा पुलिस बेंगलुरु पुलिस को सौंप देती है। तभी आरोपियों को अब बेंगलुरु ले जाया जाता है। पूछताछ के बाद ट्रॉली बैग और बैग से बरामद लड़की के कत्ल की जानकारी सामने आती है। वो कुछ यूं कि आशिक कुमार 3 साल पहले नौकरी के लिए बेंगलुरु गया था। बेंगलुरु में उसके फूफा फूफी पहले से ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। फूफा ने ही आशिक कुमार की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगवा दी थी। वो बेंगलुरु में फूफा फूफी के साथ उन्हीं के घर रहता था। उधर बेंगलुरु जाने से पहले कहानी ये थी कि नाबालिग लड़की के साथ उसकी जान पहचान थी। मई में छुट्टी में आशिक कुमार घर आया, फिर बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को अपने साथ बेंगलुरु चलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद 15 मई को आशिक कुमार लड़की के साथ नवादा के हिसुआ गांव से सड़क के रास्ते रेलवे स्टेशन पहुंचता है। हिसुआ से गया रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 45 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन में बैठते हैं और कोलकाता पहुंचते हैं और गया से कोलकाता की दूरी 483 किलोमीटर है। कोलकाता पहुंचने के बाद आशिक कुमार बेंगलुरु की ट्रेन में सवार हो जाता है। कोलकाता से बेंगलुरु तक की दूरी 1875 किलोमीटर है और इस तरह करीब 2400 किलोमीटर का सफर तय कर आशिक कुमार नाबालिग लड़की को अपने साथ बेंगलुरु ले आता है। बेंगलुरु में वो अपने फूफा फूफी के घर में ले जाता है। अब दोनों वहीं साथ में रहते हैं। वो 20 मई की तारीख थी जब सुबह फूफा फूफी ड्यूटी पर जा चुके थे। घर में आशिक कुमार और नाबालिग लड़की अकेले थे। तभी किसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े के दौरान आशिक कुमार उसका गला घोटने लगता है, उसे जमीन पर पटकता है, फिर उसके सीने पर बैठकर उसका गला घोट देता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो मर चुकी है। तब वो घबरा कर अपने दोस्तों को फोन करता है, उन्हें अपने उसी घर में बुलाता है जहां उसने अभी अभी कत्ल किया था। लेकिन दोस्तों को वो कत्ल वाली बात नहीं बताता है। जैसे ही दोस्त घर पे पहुंचते हैं तब पहली बार वो फर्श पर पड़ी नाबालिग लड़की की लाश को देखते हैं। उसके दोस्त घबरा जाते हैं। तब वो उन्हें धमकाता है कि तुम्हें पुलिस को यही बयान देना है कि इसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर दी है, वरना तुम सबको भी अपने साथ फंसा दूंगा। डर के मारे सभी दोस्त तैयार हो जाते हैं। इसके बाद खुशी की कहानी गढ़ने के लिए घर की खिड़की की शीशा तोड़ देते हैं ताकि पुलिस को यही लगे कि दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़की का शीशा तोड़कर ये लोग उस नाबालिग लड़की को बचाने अंदर दाखिल हुए थे। पर उन्हें गलती से ये खिड़की के शीशा अंदर से तोड़ना, लिहाजा टूटे हुए शीशे बाहर की तरफ गिरे। अगर वो बाहर से तोड़ते तो शीशा अंदर की तरफ गिरते। बाद में जब पुलिस मौके पर गई तब भी शीशे बाहर ही पड़े मिले और ये इस केस का एक अहम सबूत था। अब शाम हो चुकी थी। फूफा फूफी ड्यूटी से घर लौट चुके थे। लाश अभी भी घर पर पड़ी थी। आशिक फूफा फूफी को भी धमकाता है। तब पहली बार आशिक के फूफा उसे सलाह देते हैं कि ये सब छोड़ो और लाश को ले जाकर ऐसी जगह ठिकाने लगा दो कि कभी लाश मिले ही नहीं। और इसी के बाद आशिक और उसके दोस्त एक ट्रॉली बैग में नाबालिग लड़की की लाश को पैक करते हैं और फिर आशिक के फूफा ऑनलाइन एक कैब बुक करते हैं और इसके बाद उसी कैब में रात के अंधेरे में आशिक और उसके दोस्त ट्रॉली बैग लेकर चंदापुरा रेलवे ब्रिज के करीब पहुंचते हैं। हालांकि ट्रॉली बैग फिर से यूं सुनसान जगह पर कैब से उतारने पर कैब ड्राइवर को शक होता है
और वो अपना किराया लेकर निकल जाता है। इसके बाद मौका देखते ही इस बैग को आशिक और उसके दोस्त चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे ठीक उसी जगह फेंक देकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन यानी 21 मई को सुबह बेंगलुरु पुलिस तक इस बैग और बैग में बंद लाश की खबर पहुंचती है और इस तरह 2400 किलोमीटर लंबी खूनी साजिश अपने अंजाम तक पहुंचती है। फिलहाल इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।